अतिरिक्त सचिव कोयला मंत्रालय श्री एम नागराजू, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान श्री तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कुछ ही देर बाद एमओयू साइन होगा, एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और बेहद अहम तस्वीरें, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कोल इंडिया के साथ एमओयू, राजस्थान के नाम एक और कीर्तिमान। तस्वीरें सीधे टीवी स्क्रीन पर। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान एक और नई उड़ान आज भरने जा रहा है। 1190 मेगावाट की नई यूनिट अब राजस्थान में लगेगी। जयपुर में एक होटल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद हैं। और इन दोनों की उपस्थिति में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नई यूनिट को लेकर ये एमओयू, राजस्थान के नाम एक और कीर्तिमान। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान की नई उड़ान। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महापौर शीलदा भाई दिखाई दे रही हैं और ऊर्जा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। लवली, क्या चल रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल कार्यक्रम में जैसा कि हमने जिक्र किया था अब से कुछ देर पहले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पहुंच चुके हैं। साथ में उनके जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी वो पहुंच चुके हैं। मंच पर जो है ऐसा पहली बार होगा कि केंद्र सरकार के कार्यक्रम में जो है वो राजस्थान के जो तमाम सांसद हैं बीजेपी के और जो स्थानीय जो और प्रतिनिधि हैं उन्हें मौका दिया गया है। वो लोग पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंदर। ऊर्जा मंत्री मौजूद हैं, पीसीजी के जो चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो भी कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। कार्यक्रम जो है वो इस वक्त लाइव चल रहा है और कार्यक्रम में जो है वो लगातार जो है वो वहाँ की जो औपचारिकता शुरुआत है वो हो रही है दीप प्रज्वलन के साथ ही। और अब जो है एमओयू का जो दौर है वो शुरू होने जा रहा है। राजस्थान जो है एक नई जो है इबारत लिखने जा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 1190 मेगावाट का जो ये जो सोलर पार्क बनने जा रहा है उसको लेकर के ये एमओयू जो है वो यहाँ पर होगा। और ये एक बड़ा इतिहास लिखेगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है पहले से अक्षय ऊर्जा निगम की कंपनी काम कर रही है, मगर उसके बावजूद भी उत्पादन निगम जिसका काम प्लांट्स को चलाना होता है, जो ऑलरेडी जो प्लांट्स हमारे राजस्थान के अंदर मौजूद हैं, थर्मल के प्लांट्स, विंड के प्लांट्स, उन प्लांट्स को चलाना होता है, उसके साथ साथ में इस प्लांट को चलाने का काम जो है वो राजस्थान उत्पादन निगम करेगा। कोल इंडिया के साथ में ये एमओयू होने जा रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि भविष्य में जो रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें जाना है, भविष्य में रिन्यूएबल प्राकृतिक ऊर्जाओं के सोर्सेज पर हमें जाना है, उस दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। और राजस्थान में सूरज की भरपूर, ये कह सकते हैं कि सूर्य देव का भरपूर आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद को कैसे उसे बुना जाए, उस पर किस तरह से काम किया जाए। राजस्थान के अंदर आपको देखिए कि जो एक प्लांट अगर 1190 मेगावाट उत्पादन करता है बिजली, तो अन्य राज्यों में वो आधी बिजली उत्पादित कर पाता है। वही मशीनरी, वही मटेरियल, वही सब कुछ, लेकिन जगह का फर्क है। सीधे सूरज की रोशनी जो है यहाँ के जो थार के इलाके हैं, चाहे वो जोधपुर की बात की जाए, चाहे जैसलमेर की बात की जाए, चाहे बाड़मेर की बात की जाए, वहां पर सीधा सूर्य देव का आशीर्वाद है, जिसका फायदा जो है वो मिलता है राजस्थान को। और आप कह सकते हैं कि राजस्थान एक नई इबारत लिखने जा रहा है कुछ देर बाद। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जो मंत्री हैं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी वो कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। और कार्यक्रम में लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इस प्रज्वलन के बाद में अब ये एमओयू साइनिंग जो है वो अतिथियों का स्वागत होगा। उसके बाद में एमओयू साइनिंग का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू होगा। आपको बता दें केंद्रीय ऊर्जा सचिव जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, केंद्र के जो ऊर्जा विभाग के और अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कोल इंडिया के एमडी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ में जो राजस्थान के जो ऊर्जा सचिव हैं भास्कर सावंत वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा जो है वो प्रसारण निगम के जो एमडी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। टी रविकांत के साथ में जो RICL जो है राजस्थान के अक्षय ऊर्जा निगम जो कंपनी उसके जो एमडी हैं अरुण ढाका वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम के अंदर चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जो ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर है शीला बाई वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में आज 1 करोड़ रुपए का एमओयू जो है वो होने जा रहा है। इस एमओयू से जो सीधा बेनिफिट होगा वो राजस्थान के अंदर जो सिविल वर्क होगा, इस प्लांट का जो कामकाज शुरू होगा, उस कामकाज में जो करोड़ों रुपया खर्च होगा वो राजस्थान में निवेश के रूप में आएगा। और एक बड़ा रोजगार जो है वो राजस्थान के उन इलाकों के लोगों को मिलेगा जो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के वो इलाके जिन्हें कभी सूखाग्रस्त इलाका कहा जाता था, लेकिन आज वो राजस्थान के कमाऊ जिले साबित हो रहे हैं। और कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच में ये एमओयू की जो इबारत है
वो लिखने जा रही है। एमओयू साइनिंग सेरेमनी स्वागत के तत्काल बाद जो है वो शुरू होगी और उसके बाद में जो है वो दोनों ही जो मंत्री और मुख्यमंत्री है वो अपना संबोधन भी जो है वो कार्यक्रम को दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम जो है वो आगे जो लगातार बढ़ रहा है और कार्यक्रम में जो है वो एमओयू साइनिंग का सभी को इंतजार है कि एमओयू साइनिंग जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि जो लोगों को जिस पल का इंतजार था वो पल आने जा रहा है राजस्थान के लिए। और 1190 मेगावाट का जो ये सोलर प्लांट जो है वो बनेगा, ऐसा दावा भी है राजस्थान की सरकार का। दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो राजस्थान में बनने जा रहा है। राजस्थान सबसे बड़ा देश का, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का जो है वो उसकी इबारत जो है वो लिखने जा रहा है। उसी हवन के अंदर ये आहुति एक बहुत महत्वपूर्ण होगी जब 1190 मेगावाट का जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है। और स्वागत सत्कार के बाद में अब जो एमडी है वो अपनी बात कहेंगे। हम चाहेंगे कि एमडी की बात जाए ताकि पता लगे कि आखिरकार क्या बातचीत हो रही है, वो बात भी सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो है अभी स्वागत का दौर चल रहा है सुमित, और स्वागत के बाद में ये देखिए कोल इंडिया एमडी जो है उनका स्वागत किया है राजस्थान के उत्पादन निगम के एमडी ने। और हम देखिए कि कार्यक्रम में स्वागत का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, पूरा होने जा रहा है। और जो केंद्रीय सचिव है कोयला मंत्रालय के, उनका स्वागत जो है नागार्जुन का स्वागत भी राजस्थान उत्पादन निगम के जो सीएमडी है आर.के. शर्मा, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। और आर.के. शर्मा लगातार जो स्वागत है, आज की मेजबानी उत्पादन निगम के नाम है। आज राजस्थान का जो मेजबान है भारतीय सभी उत्पादन निगम है। इसलिए उत्पादन निगम के एमडी आपको मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज की बड़ी महत्वपूर्ण सेरेमनी जो है वो राजस्थान करने जा रहा है। और राजस्थान की जो भी इस कार्यक्रम के लिए लिहाज से कहा जा सकता है, राजस्थान में एक बड़ा मैसेज जो है वो राजस्थान, अब चीफ सेक्रेटरी जो है वो स्वागत संबोधन अपना देगी। हम कोशिश करेंगे चीफ सेक्रेटरी की आवाज जो है वो आम लोगों तक पहुंचे, हम उन्हें सुने कि आखिर राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की जो पहली जो इस वक्त जो सबसे आगे की जो महिला है जिन्हें जिम्मा दिया गया चीफ सेक्रेटरी का, वो अपनी बात जो है वो कहती हुई आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। और फिलहाल मुख्यमंत्री और तमाम लोगों जो है वो यहाँ मौजूद है। उषा शर्मा मुख्य सचिव संबोधित करेंगी अब, और इस एमओयू के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगी। मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्य सचिव यहाँ मौजूद है, सांसद रामचरण बोहरा यहाँ पर मौजूद हैं। कोल इंडिया के साथ ही एमओयू हो रहा है। लवली, पिछले दिनों हमने देखा था कि कोयले की कितनी कमी दिखाई दी थी राजस्थान में। छत्तीसगढ़ जाना पड़ा था मुख्यमंत्री को बातचीत के लिए, कोयला लेने के लिए। क्या कुछ उसको लेकर भी आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं, कुछ बातचीत हो सकती है? हाँ देखिए, सभी की नजर इसी पर है, हमारी नजर भी इसी बात पर है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो एमओयू साइनिंग हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल कोयले की किल्लत को दूर करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जा रहे हैं। और जो संभावना है कि 2030 तक जो है वो राजस्थान सबसे बड़ा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, विंड एनर्जी के क्षेत्र में आपको बिजली देने वाला राज्य बनेगा पूरे देश के अंदर। और ये 2020 तक ये फ्रीक्वेंसी है जारी है। हम सुनने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री को क्या आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। ठीक है लवली, आप नजर आप बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें तमाम हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बेहद अहम तस्वीरें हैं ये, जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से ही है। जयपुर में नकली तेल बनाकर सप्लाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस हेडक्वार्टर की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। यहाँ पर विश्वकर्मा रोड नंबर 9 पर ये छापा मारा गया है। एक फैक्ट्री में कार्रवाई चल रही है। पुलिस के साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम भी मौजूद है। कई दिनों से यहाँ पर नकली तेल की शिकायत मिल रही थी, तेल बनाकर बेचने की शिकायत मिल रही थी। ब्रांडेड कंपनी के टीन में भरकर ये मिलावटी तेल बेचा जा रहा था। जयपुर से बड़ी खबर, नकली तेल बनाकर सप्लाई करने का मामला। पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच का छापा। विश्वकर्मा वीकेआई रोड नंबर 9 पर यह कार्रवाई की गई। एक फैक्ट्री में ये कार्रवाई चल रही है। ब्रांडेड कंपनी के टिन में भरकर मिलावटी तेल बेचा जा रहा था। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। त्योहारी सीजन शुरू होता है विष्णु, और इस तरह के धंधेबाज सामने आना, बिलों से निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर से वही तस्वीरें आ रही हैं, और ऐसे ना जाने कितने लोग अभी भी छुपे बैठे होंगे बिलों में।
देखिए जयपुर में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद क्राइम ब्रांच की विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 9F पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, जहां पर मिलावटी तेल बना करके बाजार में बेचा जा रहा था। PHQ की जो क्राइम ब्रांच की पुलिस के मुताबिक टैगोर के नाम से जो तेल है वो बाजारों में सरसों तेल के नाम से उसकी टीम जो है बिकता था, और पुलिस को ये लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रोड नंबर 9 स्थित फैक्ट्री पर मिलावटी तेल बनाकर बेचा जा रहा है। यानी कि जिस तेल को सरसों का यानी शुद्ध सरसों का बताकर बेचा जा रहा है वो न सिर्फ सरसों का है, उसमें बल्कि कई चीजों के यानी चावल का तेल उसमें मिलाया जा रहा है। यहाँ पे जो फैक्ट्री में छत के ऊपर काफी बड़े बड़े टैंकर लगाए गए हैं, जिनमें अलग अलग तेल मिला करके उनको एक जगह बॉटलिंग किया जाता है, और बॉटलिंग करने के बाद सरसों के तेल के नाम से उनको एक टीन डब्बों वगैरह में उनको पैक किया जाता है, और पैकिंग करने के बाद महंगे दामों में इनको बाजारों में बेचा जाता है, जिसको पब्लिक सरसों का और शुद्ध तेल समझ करके अपने खाने पीने में काम लेती है। लेकिन दो चीजें बताइए, एक तो पहला कि कितनी जगह पर ये तेल अब तक सप्लाई हो चुका होगा, अब वहां से क्या उसको वापस लाने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क होगा ये अब टीम के लिए, और दूसरा ये कि कितना हानिकारक ये तेल हो सकता है मिलावटी तेल लोगों के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि काफी हानिकारक ये है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें मिलाई जा रही थी यहाँ पर, जो इसमें पॉम ऑयल होता था, उसके अलावा चावल का जो बड़े जो टैंकर है यहाँ पे, तो 4 से 5 यहाँ पर अलग अलग बड़े बड़े भंडार एक स्टोरेज हैं, जिनमें अलग अलग तेल लाया जाता था। उसको भरने के बाद उन सबको मिक्स करके एक पाइप के जरिए, पाइपलाइन के जरिए, हम विजुअल में भी दिखाएंगे कि पाइपलाइन के जरिए उनको टिन में भरा जाता था। और पिछले लंबे समय से यानी टैगोर जो ब्रांड है वो काफी नामी ब्रांड है जयपुर शहर के अंदर, जिसका टैगोर सरसों का तेल काफी नाम से बिकता है यहाँ पर। तो लंबे समय से ये जो मार्केट में टैगोर के नाम से तेल बिक रहा था, और बहुत ही हानिकारक जो है ये आम जन के स्वास्थ्य के लिए बताया जा रहा था। तो फिलहाल बड़ी कार्रवाई यहाँ पर है, हम इस वक्त देख पा रहे हैं छत के ऊपर बड़े बड़े जो यहाँ पर टैंकर लगाए गए हैं, उन टैंकरों में यानी 1-2 नंबर अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें उसी के अकॉर्डिंग उसका माल भरा जाता है, और उन सभी को ओरिजिनल के नाम से सरसों बता करके बाजार में बेचा जाता है। तो फिलहाल बड़ी कार्रवाई PHQ की क्राइम ब्रांच की। जी अच्छा, ये लोग जो आप टैगोर ब्रांड बता रहे हैं, ये लोग क्या इस तेल को, मिलावटी तेल को टैगोर ब्रांड नाम से बेचते थे, या फिर टैगोर के टीन के डब्बे लाते थे उसमें भरकर बेचा जाता था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो एक कंपनी है टैगोर ब्रांड, क्या उसका हाथ है इसमें, या फिर सिर्फ उसके लेवल पर ये लोग ये काम कर रहे थे? देखिए टैगोर कंपनी का ही ब्रांड है, टैगोर के ब्रांड के नाम से ही इनकी खुद की फैक्ट्री में यहाँ पर ये तेल जो है बाजारों में शुद्ध सरसों का तेल बता करके बेचा जाता था। लेकिन शिकायत ये मिली कि ना सिर्फ ये केवल सरसों का तेल नहीं बेचा जा रहा है, इसमें ये तेल जो है मिलावटी है, और इसीलिए आज PHQ क्राइम ब्रांच की टीम तेल की खेप तो जयपुर शहर में फैल गई होगी। देखिए बहुत लंबे समय से कारोबार चल रहा है, बहुत नाम मैं बता रहा हूँ कि बहुत लंबा बड़ा नाम टैगोर का नाम है, और इसी के नाम से कार्रवाई हम इसको विजुअल में दिखाएं। काफी बड़ा जो स्टोरेज इसका नीचे की तरफ बनाया हुआ है बेसमेंट के अंदर, जहां पर काफी हजारों की संख्या में टीन तैयार जो टीन है सरसों के तेल के नाम से वो यहाँ पर है, पब्लिक में बहुत लंबे समय से चलता भी है। लेकिन अब जो है सैंपलिंग यहाँ पे की है, फूड डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर मौजूद है, DSO के लोग यहाँ पे मौजूद है, और इन सभी सैंपलों को लिया जा रहा है, और उसके बाद एक और जो जांच में क्या खुलासा होता है, लेबोरेटरी में क्या खुलासा होता है, वो बात की बात है। जी मतलब अभी तो टीम के लिए टास्क तो है, लेकिन फिलहाल जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उनको सचेत रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है कि कम से कम जो ब्रांड हम बता रहे हैं, नाम जो हम बता रहे हैं, उससे कम से कम परहेज रखें। देखिए बिल्कुल टैगोर, मैं फिर कह रहा हूँ कि टैगोर के नाम से यहाँ पर ये उसका नाम है टैगोर मस्टर्ड ऑयल, लेकिन ना सिर्फ ये मस्टर्ड ऑयल था, इसमें बाकी मिलावटी तेल बेचा जा रहा था, ना सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल ये नहीं है। अब ऐसा पुलिस का कहना है, ऐसा DSO का कहना है, इसीलिए शिकायतें मिलती, इसीलिए यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। और छत के ऊपर जो कारोबारी हैं, इन्होंने बड़े बड़े जो यहाँ पे स्टोरेज प्लांट बनाए हुए हैं, लोहे के बक्से बनाए हुए हैं, जिनमें अलग अलग माल भरा जाता है, यानी कि चावल का तेल भी यहाँ पर लाया जाता है और सरसों का तेल लाया जाता है। इन सबको मिलाकर के एक पाइपलाइन के जरिए इनको मिक्स करके और फिर इनको टीन और डब्बों में पैक किया जाता है। जी से ये तेल बेचा जा रहा था, मिलावटी तेल, नकली तेल और बेहद हानिकारक ये तेल है। देखिए सैकड़ों हजारों की संख्या में ये डब्बे रखे हुए हैं, पीपे रखे हुए हैं, जिनमें भरकर ये तेल बेचा जाता था। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। विश्वकर्मा रोड नंबर 9 पर ये बड़ी कार्रवाई। और जोधपुर के देचू से बड़ी खबर है। देचू में डिस्कॉम की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। देवातू गांव में सतर्कता जांच करने के लिए टीम पहुंची थी। सीखाला डिस्कॉम की टीम पर हमला किया गया। लाठी डंडों से डिस्कॉम की टीम पर हमला बोला गया। आनंद फानन में टीम को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा।
घटना के बाद थाने में मामला दर्ज किया गया। घटना का वीडियो भी अब सामने आ गया है। रंजन दवे मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजन, मामला क्या पूरा? जी सुमित, बताना चाहूंगा कि ये देचू क्षेत्र है, उसका देवातू गांव में ये पूरा मामला हुआ था, जहां की डिस्कॉम की विजिलेंस जो टीम है वो शिकायत मिलने पर वहां गई थी। तो बिजली चोरी की जो शिकायत है उस पर कार्रवाई के तहत पड़ताल के लिए गई थी, जहां जो उस गांव के भवर सिंह की ढाणी करके जगह है, वहां जो लोग थे उन्होंने इस डिस्कॉम टीम का विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया, उनको घर में घुसने नहीं दिया, और इस तरीके से मारपीट और हाथापाई तक की नौबत आई, गाली गलौज जैसी बात सामने आ रही है। इसको लेकर के राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया है, और देचू थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो कुल मिलाकर के जो डिस्कॉम सतर्कता टीम है, बार बार जो बिजली चोरी की शिकायत आ रही है ग्रामीण बेल्ट में, उसको लेकर के जो कार्रवाई कर रही है, उसके तहत उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के अब पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई करने टीम जाती है डिस्कॉम की, तो पुलिस बल मौजूद नहीं रहता साथ में? जी, हालांकि डिस्कॉम की खुद की विजिलेंस टीम के अंदर इस तरीके के अधिकारी रहते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है और लगातार जो रूटीन राउंड होता है, क्योंकि एक टीम के अंदर 5 से 6 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जहां जब कार्रवाई करते हैं वहां के आसपास घर परिवार के लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जब डिस्कॉम कर्मचारियों को वहां अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। कमोबेश यही स्थिति इस मामले में भी नजर आ रही है कि जहां 4 से 5 लोगों ने डिस्कॉम की टीम पर हमला किया और कार्रवाई की गई। इन पर कुछ कोई गिरफ्तारी हुई? जी, निश्चित तौर पर मामला दर्ज कर लिया गया है, और इसको लेकर के अब आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी है। चामू पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे फोन लाइन पर जुड़े। देचू से बड़ी खबर, देचू में डिस्कॉम की टीम पर जानलेवा हमला। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और बड़ी खबर हिजाब मामले से जुड़ी, आज फैसला आना था लेकिन नहीं आ पाया। मामला अब बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद नजर आए। दोनों जजों की राय अलग अलग थी। सुनवाई के लिए अब सीजेआई बड़ी बेंच तय करेंगे और उसके बाद ये फैसला आ सकता है। बड़ी खबर है, आज हिजाब मामले पर फैसला आना था लेकिन नहीं आया। अब ये मामला बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। एक जज ने कहा कि स्कूल है, सभी बच्चों को समान माना जाता है और एक ड्रेस कोड होता है वहां पर, जो सभी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है। लेकिन दूसरे जज ने कहा कि हमें धर्म के मामले में नहीं बोलना चाहिए। तो इस मामले पर थोड़ा मतभेद नजर आया। अब बड़ी बेंच को मामला सौंपा जाएगा। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है, और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है, और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है, और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। Justice Dhulia has differed with his view, and he has expressed that he has a differing view because a girl child faces a lot of problems while they are being sent to the schools and colleges, and तो यथास्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो मामला है अभी भी पेंडिंग है और कोई नतीजा नहीं निकला है। तो यथास्थिति जो थी वो बरकरार रहेगी जब तक चीफ जस्टिस जो है बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, जो या तो इंटरिम ऑर्डर कोई पास करें या फिर सुनवाई करके फाइनल जजमेंट दें, तब तक तो यथास्थिति बरकरार रहेगी।
फैसला आना था, लेकिन मामला अटक गया, नहीं आया, क्योंकि दोनों जजों में मतभेद थे, दोनों जजों की राय अलग अलग थी। एक जज इसके पक्ष में था, एक जज विपक्ष में थे। तो अब सुनवाई के लिए सीजेआई तय करेंगे बड़ी बेंच। सबसे पहले तो यह है कि हिजाब बैन उसी तरह से जारी रहेगा जैसा पहले था। दूसरा, दोनों जजेस के बेंच में, दोनों जजेस के जो जजमेंट में जो डिफरेंस था वो ये था, एक जज ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है खासतौर से किसी भी जगह पर यूनिफॉर्म को, और दूसरे जज ने कहा कि नहीं, आप इसलिए उनका एडमिशन निरस्त नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने आपकी यूनिफॉर्म पहनने से मना कर दिया, क्योंकि राइट आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25 जो है वो मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो रेफरेंस दिया जजमेंट का, वो 1986-87 की जो जजमेंट है बाइजो इमैनुअल की, जो उस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(a) और आर्टिकल 25 हर किसी का एक फंडामेंटल राइट है, और वो फंडामेंटल राइट स्कूल अथॉरिटीज वायलेट नहीं कर सकती। उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने जो स्कूल में इसेंशियल जो इन्होंने रेगुलेशन बनाए थे उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में ये रखा गया कि अगर कोई इस्लामिक लड़की है तो उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर वो अपने धार्मिक अंग को हिस्सा मानती है या धार्मिक ड्रेस को, परिवेश को हिस्सा मानती है, तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जस्टिस गुप्ता की तरफ से ये कहा गया कि जो शिक्षण संस्थान है वहां पर एक रूप में स्टूडेंट्स को होना चाहिए, ना कि वहां पर धार्मिक परिवेश के आधार पर बच्चों का। इसीलिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का मतलब भी होता है कि यूनिफॉर्मिटी संविधान के लिए, यूनिफॉर्मिटी देश के लिए, और अनेकता में एकता को जो बेसिक एजुकेशन है उसमें इनकलकेट किया जा सके। और इसीलिए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करते हैं कि सारे लोग एक जैसे देखें। परंतु इस केस में चूंकि स्प्लिट व्यू आया है, तो अब स्प्लिट व्यू में लार्जर बेंच उसको डिसाइड करेगी कि क्या हिजाब शिक्षण संस्थानों में, जहां पर रेगुलेट करने का अधिकार सरकार को है, वहां पर वो पहन के जा सकते हैं कि नहीं। परंतु समझना यह भी होगा कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट इंक्लूजन की बात करता है, और वो इंक्लूसिवनेस तभी हो सकती है जब सब लोग एक जैसे दिखें। यूनिवर्सिटी के ड्रेस में और स्कूल के ड्रेस में दोनों में अंतर है। स्कूल के ड्रेस में खासतौर से जो शिक्षण संस्थान होते हैं, अगर सरकारी है तो सरकार उसको रेगुलेट करती है, और वहां पर तो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है जिसमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है। अब लार्जर बेंच इसको डिसाइड करेगी। फिलहाल ये जरूर तय है कि एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट है कि नहीं हिजाब पहनकर स्कूल में जाना। सर, एक दूसरी बात की जो लार्जर बेंच को भेजने की बात कही गई है, उस लार्जर बेंच को क्या माना जाए, चूंकि मामला संवैधानिक कुछ प्रश्नों को लेकर है। ठीक है, बढ़ते अगली खबर की और जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन की बात कर लेते हैं। आज से हड़ताल पर एसएमएस के रेजिडेंट्स, इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर, लेबर रूम में अब कार्य बहिष्कार रेजिडेंट्स ने कर दिया है। व्यवस्था बिगड़ रही है। हालांकि आज ठीक है, करवा चौथ है, इस वजह से थोड़े पेशेंट्स कम पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन आप सोचिएगा अब कल से क्या हाल होने वाला है यहाँ पर। अब तक रूटीन काम का बहिष्कार इन्होंने किया था, लेकिन अब ये अपनी अड़ी पर आ गए हैं कि भैया हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। और दिवाली का वक्त इन्होंने खास तौर पर चुना है, क्योंकि दिवाली पर आप जानते हैं किस तरह से भीड़ आती है, कई मरीज आते हैं अस्पतालों में। एक तो मौसम की मार से जूझते हुए मरीज पहुंचते हैं, दूसरा त्यौहार पे भी कुछ चोट वगैरह लग जाती है, उस वजह से पहुंचते हैं। लेकिन अब इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इन रेजिडेंट्स ने कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, क्यों ना परेशान किया जाए अब जनता को, क्यों ना सरकार के चाकू की नोक पर रखकर मांगे बनवाई जाए। ये इनकी सोच है कि आप अपनी मांगे बनवानी हो तो कोई वक्त ऐसा तय करो जब सरकार, लोग परेशान हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान हो, और इसलिए इन्होंने वक्त चुना है। कल रेजिडेंट्स के एक धड़े ने सरकार के साथ समझौता किया था। समझौते में दूसरे मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष शामिल रहे थे। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ, सुबह से ही रेजिडेंट्स इनके साथ भी हैं शायद। सौरभ, इनसे पूछिए जरा, एक बार रेजिडेंट से बात कीजिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा, दिवाली का त्यौहार नजदीक है इस वक्त पर और मौसम बदल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं अस्पतालों में बीमारी लेकर, उनकी जरा परवाह नहीं है इन लोगों को? अत्याचार इन पर नहीं हो रहा है, लोगों पर हो रहा है। वो भी कह रहे हैं बंद करो अत्याचार। डॉक्टर जिन्होंने इस जी बिल्कुल, देखिए, जिन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की थी वो अभी तक बरकरार है, लेकिन राजस्थान के दूसरे मेडिकल कॉलेजों के जो रेजिडेंट एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल जो है वो खत्म कर दी और काम पर लौटा है। सरकार का यह दावा है कि 85% डॉक्टर जो है वो काम पर आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने ही जो है वो हड़ताल की शुरुआत की थी और अभी भी ये लगातार उस पर बरकरार है।
इनकी मुख्य मांगों में बॉन्ड पॉलिसी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन इनसे बात कर लेते हैं कि नीरज एक बात बताइए कि आप लोग, ये दिवाली का टाइम है, कई मरीज जो है अस्पताल में पहुंच रहे हैं, ऐसे टाइम पे आप लोगों ने आईसीयू, ट्रॉमा ये सब बहिष्कार कर दिया है, इससे मरीजों को दिक्कत नहीं होगी? मरीजों को दिक्कत के लिए सीनियर फैकल्टी ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये मरीजों की दिक्कत की जो बात है, हम डे 1 से यही बोलते आ रहे हैं कि ये सिर्फ डॉक्टर से पूछा जाता है। सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए, जब सरकार वास्तव में हड़ताल खत्म करना चाहती है तो डमी नेगोशिएशन क्यों करती है? कल वार्ता हुई है, आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन है उस पर? जब हमने सरकार हड़ताल खत्म करना चाहती है तो जब हमने हड़ताल शुरू की है तो सरकार हमसे नेगोशिएट करना क्यों नहीं चाहती? हमने भ्रष्टाचार जैसे, आपसे बात नहीं की और दूसरों से बात कर ली, लेकिन आपके मुद्दे बताइए कि आपका उस समझौते के खिलाफ क्या विरोध है? सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है। कोरोना काल में जो 19 और 20 में जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, राजस्थान सरकार को इतना सहयोग करके इतना अच्छा मॉडल पेश किया, पूरे देश में राजस्थान सरकार ने इतना अच्छा मॉडल पेश किया है, उन्हीं डॉक्टर्स के 19-20 को भी रिलैक्सेशन दिया जाए इस बॉन्ड पॉलिसी से। वार्ता सरकार ने की ही नहीं, कोई भी मांग नहीं मांगी है। इन सर्विस को एसआरशिप के लिए भी कोई आश्वासन नहीं दिया है, पुरानी मांगों को लेकर भी कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया है। इन सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर जब उच्च अध्ययन के लिए जाता है तो उनको यूएल को उनको डेपुटेशन काउंट किया जाए। कोई भी एक तरह से ये डमी नेगोशिएशन है। अगर सरकार वास्तव में चाहती है, बताएं आप लोग ये बताएं कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर आपका क्या विरोध है? बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हमारा ये विरोध है कि हमारे साथ में सुपर स्पेशलिटी के जो खड़े हैं रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर गौरव बोस खड़े हैं, इनसे भी और सुपर स्पेशलिटी पीजी पे 2019-2020 बॉन्ड वैलिडिटी पे हमारा सवाल है। किसी से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो हड़ताल खत्म करना चाहते हैं। हम आज भी बॉन्ड वैलिडिटी क्या है, इनसे पूछे जरा। कर ले तो हम हड़ताल को खत्म कर लेंगे। बॉन्ड की वैलिडिटी को लेके हमारा सवाल है। क्या प्रॉब्लम है बॉन्ड वैलिडिटी को लेकर? बॉन्ड वैलिडिटी को लेके ये सवाल है कि जब कोविड टाइम आया था तो जो ये अमाउंट है, जो ड्यूरेशन है, इसको लेके ये सवाल है कि उस टाइम पे अमाउंट कम कर दिया, 10 लाख कर दिया है। अमाउंट और ड्यूरेशन दोनों को लेके हमारा सवाल है, क्योंकि कोविड टाइम पे ये जो अमाउंट मांगा जाता है बॉन्ड में, उसके लिए सब कुछ के लिए जो अमाउंट और ड्यूरेशन होता है उसमें कल्चरल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सारी एक्टिविटी को लेके ये जो आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो चीज नहीं हुई है, इस कारण से ये बॉन्ड में से ये जो राशि वो कम कर दी जाए। राशि और ड्यूरेशन दोनों को कम करने के लिए बात है। और 2019 में जिसका हम शुरू से यही तो बात बोलते आए हैं कि 5 साल से बिना आय के, 5 महीने से बिना आय के बैठा है।